नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर किच्छा पहुंचे। किच्छा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का विधायक, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं CPWD के इंजीनियरों से जानकारियां भी ली। इस अवसर पर कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि एम्स किच्छा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मानकों के अनुसार 100 एकड़ भूमि में 351 करोड़ की लागत से 280 बेड का प्री फैब्रिकेटेड चिकित्सालय बनाया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ICU, OPD, IPD, नर्सिंग हॉस्टल, आवासीय भवन आदि बनाए जाएंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया है कि एम्स का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और वर्ष 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने एम्स के निरीक्षण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों से भी वार्ता कर उनकी समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्छा में एम्स बन जाने पर यहां के मरीजों को उपचार हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सभी सुविधाएं एक छत के नीचे एक ही चिकित्सालय में मिलेंगी। बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य को मिलेंगी। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा एक एम्स पहले ही जो है इस केस में स्वीकृत हुआ है और अब हमारे राज्य के अंदर एक एम्स की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती अपनी मां से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां 80 वर्षीय सावित्री देवी से मुलाकात की और काफी देर तक बात की। सीएम योगी ने सुरक्षा को लेकर देहरादून एयरपोर्ट से लेकर हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसी का पहरा रहा। उनके साथ पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी साथ में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी डोईवाला के जौलीग्रांट स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल में पिछले 5 दिनों से भर्ती हैं। हिमालयन हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमचंद पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी पिछले 5 दिन से हॉस्पिटल में है और स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। माता जी 5 दिन पहले यहाँ पर एडमिट हुई है और एक इनफैक्ट उनको थोड़ा सा आँख की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रही थी और इस बीच में कुछ दर्द हो रहा था और देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और एहतियातन तौर पर जब यहाँ लाया गया, उनको उम्र को ध्यान में रखते हुए 85-86 के आसपास हैं, तो उनकी पूरी जांच हो रही है। और इसी बीच में ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके द्वारा भी इच्छा जाहिर की कि मैं माता जी को देखने यहाँ पर आना चाहता हूँ करके, तो आज उन्हीं को देखने यहाँ पर आ रहे हैं। कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, आँख की प्रॉब्लम है और होपफुली अब एज के हिसाब से थोड़ा डिटोरेशन तो समय के हिसाब से होता ही है। और पहले उनका कटक का ऑपरेशन हुआ है और कुछ दिखने में और खराबी बढ़ गई है, तो हम जांच कर रहे हैं और होपफुली ये है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हम 1-2 दिन में उनको डिस्चार्ज यहाँ से करेंगे। योर गुड नेम? मैं डॉक्टर हेमचंद हूँ, यहाँ पर डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल सर्विसेज, एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा बीते दिन थालीस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया था। साथ ही इस दौरान अस्पताल में कोई भी कार्मिक उन्हें नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें द्वारा सीएमओ पौड़ी के इस मामले में तलब किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम हफ्ते में 1 दिन अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि अगर निरीक्षण के दौरान कोई भी कार्मिक ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारियों को और उप जिलाधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि वो हर हफ्ते एक एक हॉस्पिटल का निरीक्षण करें। मैं भी हर दूसरे दिन एक हॉस्पिटल का निरीक्षण करने जाता हूँ। अगर कोई भी कार्मिक अगर अनुपस्थित रहता है, गैर हाजिर रहता है, तो उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सभी जिलाधिकारियों को और उप जिलाधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि वो हर हफ्ते एक एक हॉस्पिटल का निरीक्षण करें। मैं भी हर दूसरे दिन एक हॉस्पिटल का निरीक्षण करने जाता हूँ। अगर कोई भी कार्मिक अगर अनुपस्थित रहता है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बीकेटी से अस्थायी कार्मिकों के वन टाइम सेटलमेंट के तहत विनियमितीकरण की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। कहा कि अस्थायी कार्मिकों के विनियमितीकरण से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी तथा कर्मचारियों का भविष्य भी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सुरक्षित हो गया। वहीं अस्थायी कार्मिकों में भी खुशी की लहर है। जहां एक तरफ मोदी कैबिनेट की तरफ से एक देश एक चुनाव को लेकर सत्ता दल भाजपा में उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बता रही है। इस बात पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा है कि ये कदम देश के सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं के विकास में मददगार साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है, वरना केंद्र सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव भी एक साथ करा सकती थी, लेकिन वो असमर्थ रही। तो देखिए, सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। देश के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के इतर कोई बात हो नहीं सकती है। अगर किसी राज्य की विधानसभा में मध्यवर्ती चुनाव होता है तो उसके बाद भी उसका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन ये सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने थे, लेकिन उसे भी अलग अलग कर दिए। तो कहाँ नियत है सरकार की? अगर सरकार की नियत ये होती कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इन 4 विधानसभाओं के चुनाव तो एक साथ करा सकते थे, उसमें कराने में सरकार असमर्थ। वन नेशन वन इलेक्शन तो मुझे लगता है कि सभी के लिए अच्छा है, राष्ट्र हित में है। पार्टीज जो हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो जनता है, जो वोट करती है, इस देश का इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अगर आपको विकास करना है तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जितनी आचार संहिता इस देश में होती है, मुझे नहीं लगता कहीं और होती होगी। इस देश में हर वक्त पूरे साल लगभग कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। कहीं बाई इलेक्शन हो रहा है तो कहीं पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं विधानसभा है, कहीं आम चुनाव लोकसभा का आ जाता है। तो आप देखिए कि उससे पहले कितनी आचार संहिता लग जाती है, तो उसमें डेवलपमेंट जो विकास का काम है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो इसमें सभी को फायदा है। इसमें इलेक्शन कमीशन, इसमें पूरी सरकार को एक तरीके से फायदा रहेगा। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए फायदेमंद है और जितना वोटर है जो हमारा इलेक्टोरेट है उनके लिए। हरिद्वार को शिक्षा का हब बनाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सांसद निधि को शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र में के स्कूलों की शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, ये मेरी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास सांसद निधि का जो पैसा है उसका कैसे सदुपयोग किया जाए वो जनता को दिखे, ये हमारी कोशिश है। कि 5 सालों में लगभग 25 करोड़ रुपए हमको सांसद निधि मिलेगी और उसमें से 90 लाख रुपए तो जीएसटी चला जाता है पर ईयर, तो लगभग 20-22 करोड़ रुपया हमारे पास रहेगा। तो मेरी जो प्राथमिकता है वो
शिक्षा है कि हम जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों की जो शिक्षा है उसका स्तर हम कैसे बढ़ा सकते हैं और जो पैसा हमारे पास है कैसे हम मैक्सिमम उसका सदुपयोग कर सकें, जो जनता को दिखे, जनता महसूस करे कि हाँ सांसद निधि से ये पैसा इन कार्यों में लगा है, पूरी पारदर्शिता उसमें दिखना चाहिए। हल्द्वानी में पहाड़ आर्मी और एकता मंच द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन बुलाए जाने के साथ ही उत्तराखंड राज्य को 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत ने कहा कि अन्य पर्वतीय राज्यों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे कि वहां स्वे भू कानून और मूल निवास लागू हो जाते हैं। इसी प्रकार वे भी उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि राज्य में सबसे सशक्त भू कानून और मूल निवास की समस्या ही खत्म हो जाएगी। यहाँ के लोगों को नौकरियों में आरक्षण के साथ ही संपूर्ण अधिकार मिलेंगे। इसी मंथन को आगे बढ़ाने के लिए 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया गया है और जो राज्यों के 5वीं अनुसूची में शामिल करने के आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। हम लगातार कई सालों से सड़कों में आंदोलन कर रहे हैं मूल निवास कानून को लेके। अब हमारी मांग है कि इस राज्य में, पर्वतीय राज्य में, ट्राइब स्टेटस घोषित किया जाए इसको, यानी संविधान की 5वीं अनुसूची घोषित किया जाए इस राज्य में, जिसमें हमारी मांग है 100% भू कानून और 1950 मूल निवास और यहाँ के रोजगार और परिसीमन और महिला सुरक्षा। अगर राज्य सरकार हमारी इन मांगों को मानती है तो स्वयं ही मूल निवास और भू कानून हमें मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि राज्य में लोग समझ रहे हैं इस बात को और ये आंदोलन जनसैलाब का रूप लेने जा रहा है। अभी 20 अक्टूबर को हमने हल्द्वानी में एक अधिवेशन रखा है, जिसमें इस राज्य के इतिहासकार, लेखक, अधिवक्ता और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आने वाले हैं। और 22 दिसंबर को मूल निवास संसद हम जंतर मंतर में करने जा रहा है, जिसमें पूरे भारत के पहाड़ी लोग वहां पर सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो हमारी मांग है, उत्तराखंड की जनता को सरकार बरगलाने की काम कर रही है, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर मूल अधिकार चाहिए जो संविधान की 5वीं अनुसूची के आधार में मिलेगा। सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, विधानसभा सत्र में भू कानून लाने की बात की जा रही है और तमाम तरीके। देखिए, सरकार और राजनीतिक दल वास्तव में दोनों लोग राजनीति कर रही है, क्योंकि ये भू कानून सशक्त की बात करते हैं। नगर, छोटे छोटे कस्बों को नगर निकाय बना दिया, नगर निकाय को नगर पालिका बना दिया, नगर पालिका को नगर निगम बना दिया। अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो यहाँ पर भू कानून खत्म हो जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लागू हो जाता है, जहाँ पर उतने ही जमीन खरीदने का अधिकार बाहर वालों को है जितना यहाँ के लोगों को है। तो हम चाहते हैं कि 100% भू कानून लागू हो, चाहे नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, नगर निकाय में। वो तब संभव होगा जब भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो और पूरे पहाड़ को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर। रुड़की में उस समय हड़कंप मच गया जब मंगलोर गंगा नहर में एक युवती ने छलांग लगाई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवती की तलाश शुरू की। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुमरेड़ी की रहने वाली बी.कॉम की छात्रा की फेक फेसबुक आईडी बनाकर उस पर उसके फोटो अपलोड कर दिए गए थे और जिससे त्रस्त होकर युवती ने अपने घर पर एक सुसाइड नोट छोड़ा और गंगा नहर पर अपना मोबाइल छोड़कर नहर में छलांग लगा दी। युवती की चुन्नी भी गंगा नहर के पुल के किनारे एक झाड़ी में फंसी हुई मिली। हालांकि अभी तक युवती के काफ़ी तलाश किए जाने के बाद भी वह नहीं मिल सकी। युवती की बहन और मां ने बताया कि उनकी बेटी घर पर सुसाइड नोट छोड़कर लापता हो गई थी। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि वे गंगा नहर में डूबकर अपनी जान देने जा रही है, क्योंकि एक लड़के ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसे बदनाम करने की कोशिश की है। मेरी बहन थी, वो पता नहीं मैं 2 बजे सो गई थी तो वो पानी पी रही थी। फिर पता नहीं वो किस टाइम निकली। फिर सुबह में 8 साढ़े 8 बजे सो गई थी। मैंने उसे उठाने की वो करी, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ से किए थे बस। फिर एक कॉपी पर लिखा हुआ था कि मैं मंगलोर जा रही, मरन मेरा पीछा ना करियो और मेरी अगर मैं मर गई ना तो पोस्टमास्टर ना करवाइयो बिल्कुल भी। उन्होंने पोस्टमास्टर को बिल्कुल मैंने करी, उनका पोस्टमास्टर ना करवाइयो बिल्कुल भी अगर मिल भी गई। मैं एक लड़के को फोन मिला, मैंने एकदम उसके नंबर पर कॉल करी
तो यहाँ का वो बाला का उसमें बालाजी में काम करो होटल में। उसने एकदम कॉल उठाई कि तुम्हारा फोन यहाँ तो ले जाओ फोन बस। सबसे मिली क्या पढ़ती थी क्या? बीकॉम लास्ट ईयर कर रही थी। फिर हम यहाँ से गए मोबाइल लाए, क्या दिक्कत, मोबाइल परेशान थे ला क्या? पूछा, फिर इंस्टा पर फेक आईडी बनाई थी। अच्छा, तो बस उसी के चक्कर में ही उसी उसकी फेक आईडी बनाई थी, उसका फोटो वोटो अपलोड कर दिए थे। क्या नाम है, क्या नाम था रही जो यहाँ पर? बात कुछ नहीं थी उसकी, क्या नाम, ये तभी 1.5 महीना पहले क्या फोटो लिए थे, किसी लड़के के साथ बात कर रही थी। तो उसके लड़के ने वो फोटो खींचे होंगे, तो उसके चाचा के लड़के ने फोटो खींच, चाचा के नहीं भी पता नहीं हाँ नहीं गिरे। फिर क्या नाम, चाचा के लड़के ने फोटो खींच कर वायरल कर दिया, मैं इंस्टाग्राम पर घेर दिया। तो उसकी बेइज्जती के मार अपनी जान दे दी उन लोग। पुलिस को बता दिया? हाँ, वह पर्चा मिला, पर्चा लिखा हुआ। मैं सुबह के टाइम उठी, सुबह को देखा, मैंने उठाई नहीं, मैं कभी भी नहीं उठाऊंगी। रूजी को उठाई, मैं कहा उठ जा, या उठी इन कंबल उठा कर देखा, वहाँ आई नहीं। कह लगे बाजी नहीं है अम्मी। मैंने कहा क्या नाम कहाँ गई? मैं एकदम वहीं की वहीं बैठ गई, वहीं रोड लगी। फिर पर्चा देखा, पर्चे में फिर हम यहाँ गए बालाजी के यहाँ, मोबाइल लिया, मोबाइल लेकर फिर हम पुलिस यहाँ आए नहर पर पुलिस वालों को कहा, मगा जी मेरी रानी डूब गई, यदि इस तरह की बात है। कच्चा फिर उन्होंने अपनी टीम बुलाई, उन्होंने देखी अब तक। उत्तराखंड में लक्सर रुड़की रेलवे ट्रैक पर ढंडेरा क्षेत्र में शावनी के पास बुछड़ी रेलवे से करीब 300 मीटर आगे शनिवार को सुबह 6:45 बजे 3 किलो का एक खाली गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। ढंडेरा स्टेशन मास्टर ने सिलेंडर को कब्जे में ले लिया, जबकि जीआरपी और कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमें तो सीसीआर के माध्यम से सूचना मिली थी लगभग कल 12/10/2024 को सुबह 7:13 के आसपास में। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने अपने चौकिया अवगत करा दी। जो हमारा पुलिस फोर्स था, हमने उसको मौके पर रवाना किया। उसके बाद वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ से अपना जो रेलवे ट्रैक था वो क्लीन था, उसको क्लीन करवाया गया। उसके बाद वहाँ पे हमारी लगातार जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी देखा गया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा हो जो रखते हुए दिखा हो या कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो चांस ये है कि हो सकता है जैसे ट्रैवल लोग करते हैं, सफर करते हैं, तो छोटे छोटे ये इलीगल तरीके से ले जाते हैं अपने सामान में छुपा कर ना। तो हो सकता है कोई ट्रैक पे ऐसे मतलब बैठा हो यात्री, उसके हाथ से छूट गया हो। तो यही है अभी तक, तो ऐसा कोई प्रकाश में नहीं आया कि किसने रखा है या नहीं। जो हमारे पास सूचना है अभी, तो हमें तो यही पता चला है कि जो रेलगाड़ी है, जो मालगाड़ी थी, वो अप उसमें जा रही थी। जो ट्रैक होते हैं डाउन होता है, अप होता है। तो अप साइड यानी कि सहारनपुर की साइड जा रही थी। तो ऐसा नहीं था कि उसी ट्रैक पे है, जो अभी तक जानकारी नहीं। सिलेंडर तो खाली था और वो छोटा था, जैसे पेट्रोमैक्स होता है ना जिसको आप घरों में भी यूज करते हैं अपना जलाने के लिए, वैसे वैसे वाला छोटा सिलेंडर वो खाली था। मुकदमा तो ये देखिए, जो जहाँ पे सिलेंडर मिला था तो वो हमारा यहाँ एक जैसे खंबा डिवाइडेड रहते हैं कि ये एरिया हमारा रेलवे पुलिस में आता है, ये हमारा सिविल पुलिस में आता है। तो जो खंबा संख्या थी 1553 का एक, वो हमारा सिविल कोतवाली का क्षेत्र था। तो उन्हें यहाँ मुकदमा से पंजीकृत हो चुका है कल के दिन। रेलवे का एक्ट होता है धारा 150 में, उनके उसमें वहाँ पे मुकदमा लिखा गया है जलोद का। सहसपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाश लाठी डंडे और चाकू से लैस होकर संभावाला में शिमला बाईपास स्थित एक घर में घुस गए। बदमाशों ने पूर्व रेलवे कर्मी को बंधक बना लिया, लेकिन पति को बचाने के लिए बुजुर्ग पत्नी बदमाशों से भिड़ गई। बदमाश बुजुर्ग महिला पर लगातार लात घूंसों से वार करते रहे, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी। आखिरकार पकड़े जाने के डर बदमाश मौके से फरार हो गए और शमशेर सिंह के मकान में 5 सीसीटीवी कैमरा लगे थे। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार सभावाला में शिमला बाईपास पर पूर्व रेलवे कर्मी 78 वर्षीय शमशेर सिंह का मकान है। वे अपनी 64 वर्षीय पत्नी अनुसुया सिंह के साथ मकान में रहते हैं। उनके बेटे विनयजीत सिंह देहरादून और 2 बेटियां दिल्ली में रह रही हैं। सुबह शमशेर सिंह घर के बरामदे में गमलों में लगे पौधों को पानी दे रहे थे। इस दौरान अचानक एक नकाबपेश बदमाश घर में घुस आया। उसने बुजुर्ग को धक्का दिए। इस बीच 2 और बदमाश घर के भीतर आ गए। मकान में 4 दीवारी बनाने का काम चल रहा था और बदमाश बुजुर्ग को नीचे गिराकर उनकी पीठ पर
चढ़ गए। सीमेंट के कट्टे से बुजुर्ग के हाथ पैर बांध दिए। इस दौरान शमशेर सिंह की बुजुर्ग पत्नी अनुसुया सिंह अचानक बरामदे में आ गई। वह पति को अचानक बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ गई और बुजुर्ग महिला शोर भी मचाने लगी। इस बीच बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। यमुना घाटी की तहसील बड़कोट के घंगटाड़ी में देर रात एक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस दौरान आग की इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। समय के साथ टेक्नोलॉजी में भी बदलाव हो रहा है, जिसके चलते अब डाक सेवाएं भी तकनीकी से जुड़कर लोगों को और बेहतर सुविधा प्रदान कर रही हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस में मैनुअल काम को हटाकर कंप्यूटराइज किया गया है, जिससे कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन व पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं को कंप्यूटराइज किया गया है। इसके संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड शशि शालिनी ने बताया कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब हमारी मॉनिटरिंग भी आसान हो गई है, जिससे हम ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट ऑफिस से कितने डाक पार्सल निकलते हैं। अब वही ग्राहक भी ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन अपने पार्सल को ट्रैक करके उसकी लोकेशन आसानी से देख सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि हमारा प्रयास है कि हम बेहतर से बेहतर सेवाएं लोगों को प्रदान करें। आज डिजिटल युग है तो सबको हर चीज इंस्टेंट चाहिए, तो उसी को देखते हुए हमारे विभाग ने भी अपने जितने भी पोस्ट ऑफिस है, डिपार्टमेंटल ऑफिस है, उसको कंप्यूटरीकृत किया है, कंप्यूटराइज किया है। तो अभी हमारे यहाँ CBS भी आ गया है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन भी है, हमारे जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, सारे कुछ ही अब कंप्यूटराइज है। तो पहले जो मैनुअल काम होता था, अब कुछ भी अभी मैनुअल नहीं है, तो लोगों को इंस्टेंट और त्वरित सुविधा दे पा रहे हैं। तो इससे हमारे लिए मॉनिटरिंग भी बहुत ईजी हो गई है, क्योंकि हम देख पाते कि कौन ऑफिस ने कितने बुक किए हैं, आज किसने कितना स्पीड पोस्ट बुक किया है, या आज कितने चिट्ठियां बटी हैं। आप ट्रैकिंग करके भी देख सकते हैं। जो हमारे ट्रैक एंड ट्रेस की जो सुविधा आ गई, इसके चलते लोगों को और हमको भी बहुत सुविधा हो गई है कि आप देख सकते हैं कि आपकी चिट्ठियां कहाँ हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर सेवाएं लोगों को दें। तो हमारा विभाग इसमें लगातार काम कर रहा है। उसी क्रम में वो डिजी पिन की जो है कि जो हम लोग एड्रेस के लिए जो डिजिटल पिन कोड बना रहे हैं, जिससे कि लोग को जानकारी उस पोस्ट ऑफिस को उस पिन कोड के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब वो डाक विभाग नहीं है जो लोगों के मन में सिर्फ था कि चिट्ठियां हैं, इसके अलावा भी कई तरह की सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं जो कि जोनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र अंतर्गत उदपाल्टा गांव में पाइंता पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर रानी मुन्नी नामक 2 सगी बहनों की प्रतीकात्मक घास व दूब की फूलों से सजी प्रतिमाओं को एक कुएं में विसर्जित किया गया। इसके साथ ही श्राप मुक्ति के लिए गागली युद्ध भी किया गया, जिसको देखते आसपास के गाँव से हजारों की संख्या में लोग उदपाल्टा गाँव पहुंचे। जहां एक और उत्तराखंड प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपराधी किस्म के भूमाफियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं जनपद देहरादून में आए दिन भूमाफियों के दबंगई के कारनामे सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सहसपुर झाझरा में सामने आया है, जहां दबंगों ने हाईकोर्ट नैनीताल के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर दिन दहाड़े गरीब पीड़ित विधवा महिला की पुश्तैनी संपत्ति पर ट्रैक्टर लेकर दावा बोल दिया है और पीड़ित महिला ने मुखिया से लेकर जिलाधिकारी देहरादून के दरबार तक गुहार लगाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी देहरादून, उप जिलाधिकारी विकासनगर हाईकोर्ट के आदेशों के धज्जियां उड़ाने वाले दबंग पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर हाथ पर हाथ रखकर प्रदेश में जंगल राज कायम रहने देंगे। मेरा नाम है कुसुम कश्यप। बालाजी मंदिर के पास इसमें नंबर में मेरा घर है। इस पानी में कुछ लोग भी वहाँ मेरे साथ पड़ोस में रहते हैं, वो माफिया ही हैं और मेरी ज़मीन पे वो कब्जा करना चाहते हैं।
मेरी ज़मीन का जो। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।